स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस की, जो कि है इग्नू फर्स्ट ईयर का। इसका सब्जेक्ट कोड है VE 181। इसमें यूनिट 8 है बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में। और अगर आप वीडियोज को हिंदी में देखना चाहते हैं, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको आसानी से देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ पे पाई जाने वाली वेरिएशंस होती हैं, जो हमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म से अलग अलग तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलती है। तो इसका जो लॉस है उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, एक बार उनको देखते हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, इससे वो खत्म हो जाते हैं। पॉल्यूशन देखने को मिलता है, जो अलग अलग तरह के एनवायरमेंटल कंपोनेंट होते हैं उनमें, जैसे सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो ये एक रीजन होता है, ठीक है। और इन्वेजिव एलियन स्पीसीज एक नई स्पीसीज में आती है, जहां जिससे वहां की जो नेटिव स्पीसीज होती हैं उनको ग्रो करने का कम मौका मिल पाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट का हम कुछ ज्यादा ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका कुछ ज्यादा ही ओवर एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस होता है, यानी कि जो जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो रहने की जगह होती है, हैबिटेट होता है, उसको खत्म किया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ता है। फिर हम बात करते हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है वो किस तरह से काम करता है। तो आपको पता है जो हैबिटेट होता है कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो रहने की जगह में जो लॉस होता है उसी को हम हैबिटेट लॉस बोलते हैं। तो ये किस लिए हो रहा है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उसको हम कुछ साफ कर रहे हैं, जिससे कि हम लैंड को यूज कर सके, ठीक है। तो हम भूमि को प्राप्त करने के लिए जंगलों का सफाया कर रहे हैं। माइनिंग और डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हैबिटेट को एक जगह से उसको वहां से हटाना पड़ता है। फिर जो बैटलैंड्स होते हैं उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, ठीक है। फिर जो हम टिम्बर और फ्यूल वुड होता है उसको ज्यादा ही यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट से जो लकड़ी होती है उसको हमें निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से भी हैबिटेट लॉस होता है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी डैम्स होती है उनको बनाया जाता है। जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती है उनमें जो सेडिमेंटेशन होता है उसकी वजह से हैबिटेट लॉस होता है। और जो वहाँ की जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। फिर हम देखते हैं जो ह्यूमन लाइफ और वाइल्ड लाइफ होता है उनके बीच में जो संघर्ष चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उसको एक बार, ठीक है। तो जो ह्यूमंस है वो अपनी नीड के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस, अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स को कुछ बड़े ही स्केल पे, बड़े लार्ज स्केल पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो एग्जिस्टेंस की स्थिति आ गई, यानी कि अस्तित्व की खतरे पर पहुंच गए, ठीक है। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए, महोगिनी और भी अलग तरह के पेड़ होते हैं, इनको कुछ ज्यादा यूज करने से ये थ्रेड में आ चुके हैं, यानी खतरे में आ चुके हैं। कुछ ओशन फिशनरीज पूरे वर्ल्ड में बैन है, क्योंकि मेन रीजन पॉल्यूशन है, ठीक है। और हमने कुछ ज्यादा ही फिशिंग कर ली है, जिसकी वजह से वहां पर जो फिश की जो अमाउंट है, उसकी जो संख्या है, उसमें भारी गिरावट आई है, ठीक है। और हमें एक ही तरह की जो स्पीसीज होती है उसको खत्म कर रहे हैं, तो उसी को हम सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो हम अपनी आवश्यकताओं के लिए एक ही प्रकार की जो स्पीसीज होती हैं उसको ज्यादा यूज करते हैं, जिससे कि वो खत्म हो जाती है। जैसे मैं बात करूं पैसेंजर पिजन की, तो मिडिल 19 सेंचुरीज में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली ये स्पीसीज थी बर्ड्स की, ठीक है। तो ये इतनी थी कि जब भी एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते थे, उनका जो ग्रुप है वो पूरे स्काई को, पूरे आसमान को डार्क कर देता था। तो और इनके जो नेस्ट होते थे वो एक पेड़ पे 90 घोंसले हुआ करते थे। और ऐसे फॉरेस्ट में हुआ करते थे जो 5 किलोमीटर तो लंबा था, और 67 किलोमीटर, सॉरी, 5 किलोमीटर तो ये चौड़ा था और 67 किलोमीटर लंबा था, ठीक है। तो आप सोच लो कितना बड़ा फॉरेस्ट था, और वहां पे भी कितने पेड़ होंगे। और वहां पे 90 घोंसले हुआ करते थे एक पेड़ पे। और लेकिन आज हमारे पूरे अर्थ पे एक भी सिंगल पैसेंजर पिजन नहीं है। इसका जो मेन रीजन है वो है ये है कि हमने हर साल लाखों पैसेंजर पिजन को अपने सिर्फ फूड के लिए मारा है, ठीक है। यानी कि हमने उसको सिर्फ खाने के लिए उसका यूज किया, उसको खत्म किया, जिसकी वजह से आज एक भी सिंगल पैसेंजर पिजन पूरे अर्थ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। जो डोमेस्टिकेशन हो रहा है कुछ सेलेक्टिव स्पीसीज का, एक बार उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमंस है उसने काफी लंबे टाइम से, ठीक है, और जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनको अपने पास रखा है, जिससे कि इनका भी फायदा होता है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको डोमेस्टिकेट किया जाता है, उनका भी फायदा होता है। तो इससे क्या होता है, जो स्पीसीज होती हैं कुछ अपने ट्रेड्स यानी कि विशेषताओं को खो जाती हैं,
जिससे कि अगर हम इनको अकेला छोड़ दें पूरे अर्थ पे तो ये अपने आप से नहीं रह सकती हैं। ह्यूमंस के पास बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के, जो कि वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसपे वो लोग डिपेंड होते हैं। फिर जो हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पेस्टिसाइड यूज करने जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खतरा पहुंचता है, ठीक है। और जो पेस्टिसाइड उनके जो कीटनाशक होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो कुछ तो यूएसए में बैन है, लेकिन अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि उसको यूज किया जाता है जैसे डीडीडी, डीडी टी, डीडीई एंड पीसीबी। ठीक है, तो ये मेन 3 पेस्टिसाइड हैं जो यूएसए में तो बैन है, लेकिन अभी भी इनको डेवलपिंग कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक होते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज को छोड़ देते हैं अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में, जो उनको हार्मोनल चेंजेस में उसको इफेक्ट, हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इनमें अलग अलग तरह की जो बीमारियां होती हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं बात करूं क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज आपको पता है, जो क्लाइमेट चेंज होता है वहाँ अलग अलग जगह होते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट पैटर्न होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमंस हैं वो एक बड़े स्केल पे जो क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो फॉसिल फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जा रहा है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो ग्लोबल टेम्परेचर होता है उसमें हमें भारी वृद्धि दिखाई देखने को मिलती है। जो सी लेवल है, समुद्र स्तर है, ठीक है, उसमें इंक्रीज हुआ है। और जो ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न है, यानी कि विश्व का जो जलवायु पैटर्न है उसमें हमें परिवर्तन दिखाई देखने को मिलता है। जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे हमें जो तूफान होते हैं, जो सूखा पड़ने के चांसेस होते हैं, वो उसमें संभावना रहती है। और क्लाइमेट चेंज से जो नेचुरल हैबिटेट को लॉस पहुंचता है, ठीक है। तो जो एनिमल्स की जो पाउचिंग की जाती है, हंटिंग की जाती है, वो क्या होती है, एनिमल्स का शिकार करना ही उसको हंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके 3 टाइप होते हैं। पहला तो होता है कमर्शियल हंटिंग, यानी कि जो पशु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको सिर्फ व्यापार के लिए मारा जाता है। उनकी जो चमड़ी होती है उनको दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है, जैसे हाथी के दांतों के लिए उसको मारा जाता है, ठीक है। शेर को, चीते को उनकी खाल के लिए मारा जाता है, ठीक है। हिरण को उसकी खाल के लिए मारा जाता है। तो ये कमर्शियल हंटिंग होती है, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से जो हंटिंग की जाती है उसको हम कमर्शियल हंटिंग बोलते हैं। सब्सिस्टेंस हंटिंग एक ऐसी हंटिंग होती है जो लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, ठीक है, अपनी जिंदगी को जीने के लिए करते हैं। जैसे मैं बात करूं, जो ठंडे प्रदेश होते हैं तो वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है, तो वहाँ पे लोगों के पास एकमात्र चारा बचता है कि हम अपने एनिमल्स को मार के खाएं। तो इसकी वजह से वो उसको पालते हैं, ठीक है। और जब उनकी खाने की इच्छा होती है या खाने की जो जरूरत होती है उनको महसूस होती है, तो उसको वहाँ पे वो खत्म कर देते हैं। इसी को हम सब्सिस्टेंस हंटिंग बोलते हैं। और स्पोर्ट्स हंटिंग एक ऐसी हंटिंग होती है जिसमें एनिमल्स को अपने मनोरंजन के लिए मारा जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले टाइम में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो एनिमल्स को शिकार करा करते थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हुआ करते थे ब्रिटिश काल में, वो एनिमल्स को मारा करते थे, उसको हम स्पोर्ट्स हंटिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो बायोलॉजिकल इन्वेंशन होता है, इन्वेंशन मतलब आक्रमण, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो कुछ लोग होते हैं वो नई जो नॉन नेटिव स्पीसीज होते हैं उनको एक नए एरिया में लेके आते हैं, ठीक है। तो इसी को हम इन्वेजिव स्पीसीज, एलियन स्पीसीज, इंट्रोड्यूस स्पीसीज और एक्सोटिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नए एरिया में जब ये स्पीसीज आती है तो यहाँ पे इनकी कोई भी नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं होते हैं जो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख सके, यानी कुछ ऐसे इनके दुश्मन होते हैं जो इनको खा नहीं सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से ये काफी ज्यादा ग्रो करती हैं, और इसी को हम एक मेजर इंपॉर्टेंट कॉज होता है जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें एक नॉन नेटिव स्पीसीज को अलग एक नई नई एरिया में लेके आया जाता है, इसी को हम बायोलॉजिकल इन्वेंशन बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं वाटर हाइनसिथ की, ये एक नेटिव वाटर प्लांट स्पीसीज है ब्राजील में, जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1886 में, ठीक है। बंगाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक तालाब में, जहां से इसने काफी तेजी से ग्रो करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब चिंता की बात है, ठीक। तो हमें कुछ अगर हम जो स्पीसीज है उसको नॉन नेटिव एरिया में लाते हैं, इसको जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको भी हमें लेके आना चाहिए, जिसकी इसकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रह सके। अगर हम देखते हैं जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसको हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, उसकी नीड क्या है, तो हमें नहीं पता कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको क्या एक्चुअली यूज होता है। हम उसको यूज तो भले ही कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इसका क्या यूज हो हमें नहीं पता, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को हमें इसलिए भी कंजर्व करना चाहिए क्योंकि जो अलग अलग तरह की लाइफ सपोर्ट सिस्टम होती है उसको मेंटेन किया जा सके। और ये हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको शांति के साथ रहने का अधिकार है, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जिंदगी जीने का भी अधिकार होता है, इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए।
फिर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के कितने तरीके होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को हम दो तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन ऐसा प्रोसेस होता है, यानी कंजर्वेशन होता है इसमें स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जितने भी स्पीसीज हैं वो खत्म होने की कगार पे हैं, तो उनको सिर्फ वहीं पे जहाँ की वो नेटिव स्पीसीज हैं वहीं पे उसको उनके नेचुरल हैबिटेट में उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो मेंटेन रहता है और प्रोटेक्ट रहता है, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम को कोई खतरा नहीं पहुंचता। जैसे मैं बात करूँ नेशनल पार्क की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, बायोस्फीयर रिजर्व की और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन की, ठीक है। तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो बैन होती हैं, जैसे ग्राजिंग, फॉरेस्ट्री, हैबिटेट और कल्टीवेशन, ये कुछ बैन एक्टिविटीज होती हैं इस एरिया में, ठीक है। तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें ब्यूटी यानी कि सौंदर्यता देखने को मिलती है, और जो पीपल होते हैं यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उनको नेचुरल जो नेशनल पार्क्स होते हैं उसमें कोई राइट नहीं होता, यानी कि कोई भी अधिकार नहीं होता उन पे। फिर हम बात करते हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1976 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो इंडिया में क्रोकोडाइल की 3 स्पीसीज देखने को मिलती हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जिसमें थी फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सैल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल, ठीक है। तो ये इंडिया में 3 क्रोकोडाइल की स्पीसीज पाई जाती हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसके लिए क्या किया गया था, तो 11 सेंचुरीज को स्पेशली क्रोकोडाइल के लिए ही रिजर्व किया गया था, ठीक है, जिससे कि क्रोकोडाइल को कंजर्व किया जा सके। एक्सोटिक कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, स्पीसीज होती है उसको नेचुरल हैबिटेट के बाहर लेके जाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो एक्सटिंक्शन स्पीसीज होती है उनको नेचुरल हैबिटेट से रिमूव कर दिया जाता है और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट या फिर इकोसिस्टम उसको सेट किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ बोटेनिकल गार्डन की और जूलॉजिकल पार्क्स की, तो जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं उसमें हमें अलग अलग तरह की जो प्लांट्स होते हैं उनको कलेक्शन देखने को मिलता है, उसका कल्टीवेशन किया जाता है और वहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के स्पेशल प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरह के अलग अलग पार्ट से आते हैं पूरे वर्ल्ड के। तो ये जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के द्वारा रन किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर होते हैं और भी अदर तरह के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसको चलाते हैं। फिर हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स की। तो जो वर्ड है जू, उसी को हम शॉर्ट में यूज करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स के लिए। तो ठीक है, जू ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स को हम एक कैपिटिव एरिया में यानी कि एक बंदी क्षेत्र में रखते हैं, तो और उनको हम डिस्प्ले करते हैं जिससे कि लोग उनको देख सकें, ठीक है। तो इससे जो जू होते हैं उसमें हमें अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो पूरे वर्ल्ड के, ठीक है, नेटिव एनिमल्स होते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे जितने एनिमल्स पाए जाते हैं वो हमें एक जगह पे जू में देखने को मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं जो जू में एनिमल्स को किस तरह से उसको कंजर्व किया जाता है। तो सबसे पहले उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग की जाती है, एम्ब्रियो स्टोरेज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, ठीक है। सोमैटिक सेल क्लोनिंग होती है, फोस्टरिंग होती है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन और इंट्रोडक्शन और रीइंट्रोडक्शन, तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम जो एनिमल्स होते हैं जू में उसको कंजर्व कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं जो नेचुरल रिजर्व्स होते हैं क्या होते हैं। तो नेचुरल रिजर्व्स कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस को प्रिजर्व करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसी में बायोस्फीयर रिजर्व्स होता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व कुछ ऐसे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एरिया होते हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है, जैसे जो प्लांट्स एनिमल्स की जो स्पीसीज होती हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और कुछ उस एरिया में जहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वहाँ का जो जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं उसको भी बचा के रखा जा सके। इसमें जो ट्राइबल लिविंग होते हैं उस एरिया में उसको भी प्रोटेक्ट करना बायोस्फीयर रिजर्व का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है वो यूनेस्को के द्वारा 1971 में स्टार्ट किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था, जो एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज होती हैं उसको लॉन्ग टर्म तक कंजर्व किया जा सके। जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए बात करूं, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट और जाना माना बायोस्फीयर रिजर्व है। ये थी यूनिट 7। और अगर आपने टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं क्लब स्नातक 1 टेलीग्राम पे, और वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे चैनल की जो नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।